नमस्कार साथियों, संकल्प अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में राष्ट्रकूट वंश के बारे में जाना था, जो कि ये हम अध्याय 22 कर रहे हैं लूसेंट बुक का, और आज ये इसका तीसरा पार्ट है। इसके पहले इसके दो पार्ट आ चुके हैं। पहले पार्ट में हमने आपको बताया था जो राष्ट्रकूट वंश पल्लव राजवंश के बारे में जाना था। उसके बाद हमने राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ा था, और जो आज हमारा दक्षिण भारत का राजवंश है वो है चालुक्य वंश। कौन सा? चालुक्य वंश। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। ये अध्याय 22 का तीसरा पार्ट है और ये तीसरा वंश है चालुक्य वंश। तो हम इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, चालुक्य का कल्याणी राजवंश। तो कल्याणी की चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। किसने की थी? तैलप द्वितीय ने। और इसकी राजधानी मान्यखेट थी। क्या है? मान्यखेट। चालुक्य वंश कल्याणी, ये क्या है? चालुक्य वंश चालुक्य, लेकिन इसकी शाखा है कल्याणी। इसके प्रमुख शासक कौन कौन से थे? तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य जैसे हैं, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य चतुर्थ, सोमेश्वर तृतीय और तैलप तृतीय। ठीक है, ये क्या थे? चालुक्य के कल्याणी वंश के प्रमुख शासक थे। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेट से राजधानी हटाकर कल्याणी कर दी। जो सोमेश्वर था, सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेट से राजधानी को हटा दिया और उसकी जगह पर किसको राजधानी बनाया? कल्याणी को। क्या बनाया? कल्याणी, जो कर्नाटक में है, इसको क्या बनाया? राजधानी बनाया। कर्नाटक को राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे महान और प्रतापी राजा वो हुआ विक्रमादित्य चतुर्थ। ये क्या था? ये जो चालुक्य वंश था, चालुक्य वंश का जो कल्याणी शाखा, इसका सबसे प्रतापी और महान सम्राट था विक्रमादित्य चतुर्थ। ठीक है, माफ कीजिए, विक्रमादित्य चतुर्थ नहीं, विक्रमादित्य षष्ठम, मतलब छठवां। जो विक्रमादित्य छठा था, या इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। बिल्हड़ और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य के दरबार में ही रहते थे। विक्रमादित्य जो छठा विक्रमादित्य था, इसके दरबार में ही रहते थे। कौन? बिल्हड़ और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य के दरबार में ही रहते थे। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति का व्याख्यान नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेता विज्ञानेश्वर ने ही की थी। किसने की थी? विधिवेता विज्ञानेश्वर ने ही की थी। विक्रमांक देवचरित की रचना बिल्हड़ ने की थी। किसने की थी? बिल्हड़ ने विक्रमादेव चरित की क्या की थी? रचना की थी। इसने विक्रमादित्य षष्ठम के जीवन का पर प्रकाश डाला गया है और इसमें विक्रमादित्य के जीवन को बताया गया है। तो ये था चालुक्य वंश के जो कल्याणी शाखा थी, ये इसके बारे में हमने जाना। कुछ ये एक बार बस आपको देखना है, ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है। चालुक्य वंश का जो संस्थापक था वो तैलप द्वितीय था। प्रमुख शासक कौन कौन से हुए हैं? तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य जय, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य षष्ठम और सोमेश्वर तृतीय, तैलप तृतीय। ये क्या थे? इसके प्रतापी राजा थे। और इसका सबसे महान प्रतापी राजा था विक्रमादित्य षष्ठम, था इसका प्रतापी राजा। ठीक है, बिल्हड़ और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य षष्ठम के दरबार में रहते थे। तो ये इसकी क्या थी? कुछ बातें थी चालुक्य वंश का जो कल्याणी शाखा थी। अब हम देखेंगे चालुक्य वंश की वातापी शाखा। ठीक है, तो जयसेन ने वातापी के चालुक्य वंश की क्या की? स्थापना की, जिसने अपनी राजधानी वातापी या बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुंकेश्वर प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुंकेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य और विजयादित्य। इसमें सबसे प्रतापी राजा था पुंकेश्वर द्वितीय। तो आपको याद रखना, जो वाताप, बस केवल आपको इतना रखना है याद। जैसे चालुक्य वंश की जो कल्याणी शाखा थी, इसका संस्थापक तैलप द्वितीय था, और चालुक्य वंश का जो वातापी शाखा है, इसका संस्थापक कौन है? जयसेन है। और इसका जो सबसे प्रतापी राजा है वो राजा पुलकेश्वर द्वितीय है।
कूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुंकेसर द्वितीय बहुसवर्ण या अग्निम ओष्ठ यज्ञ संपन्न कराया था, जिसमें जिनेंद्र का मेतुंगी मंदिर मेगुती मंदिर पुंकेसर द्वितीय ने ही बनवाया था। तो हमने कितना देखा, वातापी वंश की जो चालुक्य का वातापी शाखा थी, इसका संस्थापक जयसेन था और इसका सबसे प्रतापी राजा पुलकेशन द्वितीय ही था। ठीक है। पुंकेसर द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर, किसको, हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की। पुंकेसर द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर किसकी उपाधि धारण की, पुलकेसर द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसने दक्षिणा पंथेश्वर की भी उपाधि धारण की। इसने 2 उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन को जब इसने हराया था तो इसने परमेश्वर और दक्षिणा पंथेश्वर की उपाधि धारण इसने की थी। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुंकेसर द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में पराजित किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। तो पल्लव वंश के जो शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुंकेसर द्वितीय को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और कब, 642 ईस्वी में। और अपनी जो राजधानी थी उस राजधानी को इसने बादामी और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुंकेसर द्वितीय मारा गया और इसी युद्ध में पुंकेसर द्वितीय क्या कर जाता है, मारा जाता है। इसकी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोट की उपाधि धारण की और इसकी वजह की इसको हराने के बाद नरसिंह वर्मन में किसकी उपाधि धारण की, वातापी कोट की उपाधि धारण की। ऐहोर अभिलेख का संबंध पुंकेसर पुलकेशिन द्वितीय से है। ठीक है। अजंता के एक गुहा मंदिर में फारसी दूत मंडल को स्वागत करने हेतु पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। तो अजंता की गुफा में जो चित्र बनाया गया उसमें फारसी दूत आया है, तो उसको स्वागत करने हेतु पुंकेसर द्वितीय को दिखाया गया है। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है और वातापी का जो निर्माण करता है उसको किसको माना जाता है, कीर्तिवर्मन को वातापी का निर्माणकर्ता माना जाता है। देखिए आगे, मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सलकोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की। किसने, विनयादित्य ने किसको, मालवा को जीतने के बाद। विक्रमादित्य द्वितीय के शासन काल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया और इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य द्वितीय ने किया। और इन आक्रमणों का मुकाबला किसने किया, विक्रमादित्य द्वितीय ने इन आक्रमणों का क्या किया, मुकाबला किया। और इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे अवनिज नाश्रय की उपाधि प्रदान की। और इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य ने इसे अवनिज नाश्रय की उपाधि धारण की। तो ऐसे विक्रमादित्य द्वितीय के शासन काल में दक्कन में अरबों ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण का जो मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशी ने किया और जब उसको जीत प्राप्त हो गई तो विक्रमादित्य द्वितीय ने इसको एक उपाधि थी अवनिज नाश्रय की उपाधि इसको देता है। आगे क्या है देखिए, विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पटलक में विरूक्ष महादेव मंदिर और उसकी दूसरी पत्नी त्रिलोक्य देवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। तो देखिए क्या होता है, विक्रमादित्य द्वितीय की जो प्रथम पत्नी थी लोक महादेवी ने क्या पटकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर और दूसरी पत्नी त्रिलोक्य देवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का क्या करवाया, निर्माण करवाती हैं। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो कीर्तिवर्मन द्वितीय था। अंतिम शासक कौन था, कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसके सामंत
दंती दुर्ग ने क्या कर दिया, परास्त कर दिया और एक नए राजवंश राष्ट्रकूट वंश की क्या स्थापना कर दी। ऐहोर में मंदिरों का शहर, ऐहोर को मंदिरों का शहर कहा जाता है, ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। ठीक है, जो अपना अगला राजवंश है वो चालुक्य का बेंगी, बेंगी शाखा के अंतर्गत है। तो देखिए बेंगी के चालुक्य वंश का जो संस्थापक था वो विष्णुवर्धन था। तो बेंगी के चालुक्य वंश का जो संस्थापक था वो विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी बेंगी थी, वो आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश के जो प्रमुख शासक थे जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय और विष्णुवर्धन तृतीय इस वंश के क्या थे, प्रमुख शासक थे। इस वंश के जो सबसे प्रतापी राजा था वो विजयादित्य तृतीय था। सबसे प्रतापी राजा कौन था, विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पडरंग था। कौन था, पडरंग इसका क्या था, सेनापति था। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। तो ये यहाँ पर अपना चालुक्य वंश समाप्त हो जाता है। चालुक्य वंश की हमने 3 शाखाएं देखी, कल्याणी, वातापी और बेंगी। ये क्या थी, चालुक्य वंश की 3 शाखाएं थी। हमने इनको भली भांति जाना। अब जो अपना अगला राजवंश है देखिए चोल, तो हम चोलों के बारे में जानते हैं। तो 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंस शेषों पर स्थापित हुआ। ठीक है, और इस वंश का जो संस्थापक था, चोलों वंश का जो संस्थापक था वो विजयालय था। कौन था, विजयालय, जिसकी राजधानी तांज या तंजौर या तंजावुर थी। तंजौर इसकी क्या थी, राजधानी थी। तंजावुर का वास्तुकला कुंजर मल्लन राज पेथुरचन था। तो जो वास्तुकलाकार था वो कौन था, राज पेथुरवच्चन इसका क्या था, वास्तुकार था। तो बस आपको केवल इतना याद रखना है कि जो चोल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, विजयालय था। क्या, विजयालय चोल वंश का क्या था, संस्थापक था। टाइम इसका क्या है, 850 से 887 ईस्वी तक इसका क्या है, टाइम पीरियड है, 850 से 87। ठीक है, इससे इसका क्या है, टाइम पीरियड है। इस विजयालय ने नरकेश्वरी की उपाधि धारण की और निरशंभुक सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। ठीक है, और इसने किसकी उपाधि धारण की, इसने नरकेश्वरी की उपाधि धारण की और निरशंभु सूदनी देवी का मंदिर इसने बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। और चोलों का प्रथम स्वतंत्र राज्य किसने किया, आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोडम्बराम की उपाधि धारण की। और पल्लवों पर इसने विजय प्राप्त करने के बाद आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की। चोल वंश के जो प्रमुख शासक थे वो कौन कौन से हुए, देखिए परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और कुलोत्तुंग इस चोल वंश के क्या थे, प्रमुख शासक थे। तो तलकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को पराजित किया। और इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। ठीक है, आपको केवल इतना, जिसमें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल मेन चीज़ याद रखना कि चोल वंश का संस्थापक विजयालय था और विजयालय ने नरकेसरी की क्या की, उपाधि धारण की। और चोलों का जो स्वतंत्र राज्य है वो किसने स्थापित किया, आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। और पल्लवों पर विजय पाने के बाद आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की और ये इसकी क्या है, प्रमुख शासक हैं। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहाँ के राजा
महिम पंचम को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिले रोहण में शरण लेनी पड़ी। तो जो राजराज प्रथम था इसने कहाँ पर आक्रमण किया? जो श्रीलंका है, रावण का श्रीलंका, यहाँ पर क्या करता है? आक्रमण करता है। और वहाँ के राजा महिम पंचम को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिले रोहण में शरण लेनी पड़ी। ठीक है। राज प्रथम श्रीलंका से विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुन्न चोल मंडलम बनाया और पोलन्नरूवा को इसकी राजधानी बनाया। पोलन्नरूवा को इसकी राजधानी बनाया। तो जो राज्य उसने श्रीलंका से जीते थे वो नया प्रांत ही बना देता है। उस प्रांत का नाम रखता है मुंडी चोल मंडलम और इसकी राजधानी पोलन्नरूवा को बनाता है। राजराज प्रथम शैव धर्म का क्या था? अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शैव मंदिर बनवाया। और इसने तंजौर में क्या? राजराजेश्वर का शैव मंदिर बनवाया। और जो चोल वंश का या चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तृत विस्तार किसने किया था? वो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में चोल साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ। इसने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगेकोंड चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। ठीक है। तो इसने बंगाल के जो शासक थे महिपाल को क्या कर देते हैं? शासक को पराजित कर देते हैं। और उसको पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम एक उपाधि धारण लेता है, गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण करता है और उसकी राजधानी के निकट ही चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाता है। तो चोल काल में भूमि के प्रकार कौन कौन से थे? तो देखिए, बेलन बगाई एक गैर ब्राह्मण किसान भूमि की भूमि कहलाती थी। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहलाती थी। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। साला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि। किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि को क्या कहते थे? साला भोग। देवदान या तिरुनमटंकनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। पल्लेंचंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि कहलाती थी। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का क्या था? समकालीन हुआ करता था। जो मोहम्मद गजनी का सुल्तान था महमूद, वो राजेंद्र प्रथम का क्या था? समकालीन था, मतलब इसी के समय का था। राजेंद्र द्वितीय ने प्राकेश्वरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेशरी की उपाधि धारण की। तो राजेंद्र द्वितीय ने प्राकेशरी की और वीर राजेंद्र ने राजकेश्वरी की उपाधि धारण की। और चोल वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो राजेंद्र तृतीय ही था। तो चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम शासक था। चोलों एवं पश्चिम चालुक्यों के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कंदम शासक जयकिस प्रथम ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई। जो चोल साम्राज्य था और चालुक्यों के बीच इसने शांति स्थापित करने के लिए जो गोवा के शासक थे जयकिस प्रथम ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूलकर चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवा रहा था। कोलंगतुंग ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंक दिया। कालांतर में विष्णु आचार्य रामानुजन ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। ठीक है। तो क्या होता है, जो चोल साम्राज्य का में जब अकाल पड़ा हुआ था, अकाल और भीषण, तो ये क्या कर रहा था? गरीब जनता से राजस्व लेकर चिदम्बरम मंदिर का क्या विस्तार करा रहा था या निर्माण करा रहा था। तो क्या होता है, चिदम्बरम मंदिर में जो स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति या जो गोविंदराज भगवान विष्णु की मूर्ति को क्या कर देता है? कोलंगतुंग द्वितीय फेंक देता है। और उसका जो कालांतर में उसके बाद में वैष्णव जो आचार्य हुए हैं रामानुजन ने उस उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के जो मंदिर है
उसमें प्राण प्रतिष्ठित कराया। चोल प्रशासन ने भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुदनम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुदनम कहा जाता था। जो उच्च अधिकारी थे उनको पेरुदनम कहा जाता था और जो नीचे श्रेणी के अधिकारी हुआ करते थे उन्हें सेरुदनम कहा जाता था। लेखों में कुछ उत्तराधिकारियों को उंडन कूटम भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाले अधिकारी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांत को क्या कहा जाता था? मंडलम कहा जाता था। मंडलम कोटतम नाडु में एवं नाडु कई कुर्मों में विभक्त हुआ करता था। जो मंडलम होता था वो कुटुमों में, कुट्टम कई नाडुओं में और नाडु कई कुर्मों में विभक्त था। जैसे हमारा जो प्रदेश है वह कई जिलों में, जिला कई तहसीलों में, तहसील कई पंचायतों में, पंचायत कई गांवों में और गांव कई मोहल्लों में विभक्त होते हैं। तो ऐसे ही तमिलनाडु साइड में जो दक्षिण भारत के उनको मंडलम, कोटम से नाडु, नाडु कई कुर्मों में विभक्त हुआ करते थे। नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर और नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। तो जो गांव की जो नाडु की स्थानीय सभा थी उसको नाटुर और नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। बेल्लाल जाति के जो धनी किसानों को केंद्र सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल साम्राज्य के सम्मान के रूप में मुबेद बेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन या किसान, अरायबार जैसी उपाधियां भी दी और उसे केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपा। स्थानीय स्वशासन चोल साम्राज्य की क्या थी? प्रमुख विशेषता थी। ये देखिए, और सर्वसाधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाब और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या महासभा यह मूलतः गृह आहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी जिनके सदस्यों को पेरुमल्लकम कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्यों को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव के मंदिरों के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे हुआ करती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। क्या? नगरम कहा जाता था। चोल काल में, ये याद रखना, भूमि उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। मतलब जो उपज का जो कर था वो 1/3 लिया जाता था। कितना? 1/3 लेते थे चोल साम्राज्य के शासक कर के रूप में। मतलब 3 बोरा का 1 बोरा आपको कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। गांव में कार्य समितियों की सदस्यता के लिए वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे जो उन्हें मध्यस्थ कहते थे। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहलाती थी। ब्राह्मणों को जो कर मुक्त भूमि दी जाती थी उसको चतुर्वेदी मंगलम और दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदातित सेनापति, और जो चोल सेना का सबसे संगठित अंग था वो पदाति सेनापति हुआ करता था। ठीक है, आइए हम इसको आगे देखते हैं। ये कुछ तथ्य दिए गए, जैसे उत्तर मेरुर अभिलेख के अनुसार सभा के सदस्य इनके पास क्या होता था। तो सभा के सदस्यों के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से वे भू राजस्व वसूला जाता था। उनके पास अपना घर होना चाहिए, उम्र 35 से 70 होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, कई पिछले वर्षों से समिति का सदस्य रहा हो या वह किसी समिति का
सदस्य रहा हो तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। ये कुछ ऐसी जिसे अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ठीक है, तो ये कुछ इससे जानकारियाँ थी। चोल काल में कंजुल सोने के सिक्के थे। चोल काल में कंजुल सोने के क्या थे? सिक्के थे। तमिल कवियों में जयंगोदर प्रसिद्ध कवि था। कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। कुलोत्तुंग प्रथम का क्या था? राजकवि था, जिसकी रचना कलिंग तुंगपर्णी इसकी क्या थी? प्रमुख रचना थी। कंबन, ओटम कुट्यम और पुंगलेदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। पंस, पोंस और रत्न कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। ठीक है। पर्सी ब्राउन में तंजौर को ब्रह्मदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना जाता है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। इसमें कुछ समझाने जैसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इसमें केवल थोड़े थोड़े से फैक्ट हैं, वो आपको याद रखना है बस। शैव संत चोल जो प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाएं हुआ करती थी, मतलब चोल जो साम्राज्य की सबसे मूर्तियां थी वो सबसे कांसे की बनी सबसे अच्छी मूर्तियां कही जाती हैं। शैव संत इंसान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु हुआ करते थे। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। ठीक है। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था वह तानियर कहलाता था। ठीक है, जो गांव बहुत बड़ा होता था और एक इकाई के रूप में उसको क्या किया जाता था? शासित किया जाता था, उसे तानियर कहलाता था। उत्तर मेरुक शिला अभिलेख में जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है प्रागंतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित था। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार उरेयूर, तंजौर, गंगटोक, चोलपुरम और कांची थी। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति के द्वारा की जाती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था, मतलब धान को देकर ये वस्तुओं को अदला बदली करते थे। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे। बरेंजियार, नानादेशी और मणिग्रामम, ये क्या थे? इनके प्रमुख व्यापारी थे इस चोल साम्राज्य के। विष्णु के उपासक अलवार एवं शिव के उपासक को नयनार संत कहलाते थे। जो विष्णु के उपासक थे उनको अलवार और शिव के उपासक संत नयनार संत कहलाते थे। तो ठीक है, तो ये था चोल साम्राज्य के बारे में हमने विस्तार पूर्वक जाना। अब देखिए, जो यादव छोटा सा वंश है इसको हम जान लेते हैं। तो देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी। इसकी राजधानी देवगिरी थी। क्या थी? देवगिरी। तो देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने की थी? भिल्लम पंचम ने की थी। उसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो सिंहड़। कौन था? सिंहड़। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था 1210 से 1246 ईस्वी तक। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मलिक कफूर, इसके सामने ये आत्मसमर्पण कर देता है। तो यादव वंश का संस्थापक कौन था? देवगिरी यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी और राजधानी देवगिरी थी। सबसे प्रतापी राजा सिंहड़ था और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो रामचंद्र था, और जिसने अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मलिक कफूर, इसके सामने ये आत्मसमर्पण कर देता है। देखिए, अब जो अगला राजवंश है वो है होयसल राजवंश। तो द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। तो होयसल राजवंश की स्थापना किसने की थी? विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश यादव वंश की ही एक शाखा है। होयसल वंश यादव वंश की क्या है? एक शाखा है। बेलूर में चेन्ना
केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था? 1117 ईस्वी ने करवाया था। होयसल वंश का जो अंतिम शासक था वो था बीरबललाल तृतीय। कौन था? बीरबललाल तृतीय था, जिसे मलिक कफूर ने हराया था। ठीक है, मलिक कफूर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक का हेलेबिड हुआ करती थी। और होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र हुआ करती थी। तो होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। यह यादव वंश की एक शाखा है। और बेलूर के जो चेना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने ही करवाया था 1117 ईस्वी में। होयसल वंश का अंतिम शासक बीरबललाल तृतीय था और जिसे मलिक कफूर ने हराया था। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र हुआ करती थी। ठीक है, अगला जो अपना राजवंश है वो है कंदम राजवंश। कंदम राजवंश, इसके बारे में जानेंगे। तो कंदम राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। बस आपको केवल इतना याद रखना है किसने कौन से वंश की स्थापना की थी, बस दैट इट। कंदम वंश की राजधानी बनवासी थी। ठीक है, तो कंदम वंश की राजधानी क्या थी? बनवासी थी। कंदम वंश की राजधानी क्या थी? बनवासी थी। स्थापना मयूर शर्मन ने की थी और राजधानी बनवासी थी। और अगला जो है गंग वंश। तो गंग वंश का संस्थापक था ब्रजहस्त पंचम। गंग वंश का क्या था? संस्थापक कौन था? ब्रजहस्त पंचम। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोणकी वर्मा हुआ करता था। कोणकी वर्मा था। और गंग वंश का जो प्रथम शासक था वो कोणकी वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुबलाल, जिसको कोलर थी। ठीक है, जो बाद में तलकाट हो गई। दंतक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम हुआ करता था। ठीक है, तो गंग वंश का संस्थापक कौन था? ब्रजहस्त हुआ करता था। ठीक है, बस इतना याद रखना है। और इनकी राजधानी क्या होती थी? कुबलाल या कोलर थी। बस काकतीय वंश, अगला है अपना काकतीय वंश। तो काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम, अल्फा बीटा गामा वाला बीटा। ठीक है, काकतीय वंश का जो संस्थापक था वो बीटा प्रथम था, जिसने नलगोंडा या हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का क्या किया? गठन किया, जिसकी राजधानी अम्मनकोड थी। और जिसकी राजधानी क्या थी? अम्मनकोड थी। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? गणपति था। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की क्या थी? बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया और जिसने 35 वर्ष तक क्या किया? शासन किया। और लगभग कितने साल? 35 सालों तक क्या किया? शासन किया। तो इस वंश जो काकतीय वंश था, इस वंश का जो प्रथम शासक था या संस्थापक था वो बीटा प्रथम था। और इसकी राजधानी अमनकोंड थी। ठीक है, इस वंश की जो सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी और जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया और 35 साल तक ये शासन करती है। तो सोचिए उस समय भी महिलाओं को कितनी पावर हुआ करती थी। उस समय महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी हुआ करती थी दक्षिण भारत में, जब एक महिला 35 सालों तक क्या कर जाती है? शासन कर जाती है। गणपति ने अपनी राजधानी बारगलन में स्थानांतरित कर दी। बारगल में क्या स्थानांतरित कर देता है। और इस राजवंश का जो अंतिम शासक था वो प्रताप रुद्र 1295 से 1323 ईस्वी में हुआ। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रताप रुद्र काकतीय वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो ये था हमारे दोस्तों, ये थे हमारे जो अध्याय 22 है, इसको हमने पूर्ण रूप से हल कर लिया है, इसको समझ लिया है भली भांति। और अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो अध्याय 23 सीमांतवर्ती राजवंशों का अभ्युदय, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप हंसते रहिए, खुश रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।